एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी घर पे रहकर के अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान विषय में अलैंगिक जनन की विधियों में तीसरी विधि और चौथी विधि, बीजाणु समासन निर्माण विधि द्वारा अलैंगिक जनन और खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। मुकुलन के बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि बीजाणु जो हैं उनके द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की इस विधि में बीजाणुओं के माध्यम से नए पादपों का विकास होता है, नए जीवों का विकास होता है, इसलिए इसको बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन कहा जाता है। प्राय बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन जो है यह शैवालों में व कवकों में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ पादपों में भी अलैंगिक जनन इस विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें बीजाणुओं द्वारा नए पादपों के रूप में नए जीव विकसित होते हैं, तो उसे हम बीजाणु निर्माण द्वारा या बीजाणु समासन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन मुख्य रूप से शैवालों, कवकों और कुछ पादपों में पाया जाता है। यहाँ जो बीजाणु हैं ये कहाँ बनते हैं? ये कह सकते हैं बीजाणु धानियों में बनते हैं। कहा जा सकता है ये पुंधानियों में बनते हैं। आप देखेंगे कि कुछ शैवाल और कवक ऐसे हैं जिनके शीर्षस्थ भाग पर एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, जिसे बीजाणुधानी और पुंधानी कहते हैं। इसमें अति सूक्ष्म दानेदार बीजों के समान संरचनाएं बनती हैं, जिनको ही बीजाणु यानी स्पोर्स कहा जाता है। ये पुंधानी जो हैं परिपक्व होने पर फट जाती है। अब आप जानते हैं कि परिपक्व होने पर जब फट गए तो इनके अंदर निर्माण किसका हुआ था? बीजाणुओं का। ये बीजाणु उस पादप, उस कवक या उस शैवाल के चारों तरफ फैल जाते हैं। ये वायु, जल आदि के माध्यम से दूर तक भी फैल सकते हैं, लेकिन क्या हो गए? फैल गए। पुंधानी के परिपक्व होने के पश्चात यह फट जाती हैं और इनमें बने बीजाणु फैल जाते हैं। अब ये फैले हुए जो बीजाणु हैं ये अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या हो जाते हैं? अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित होकर ये नए पादप या नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। नए पादप या नए जीव इनसे विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है कि कैसे शैवालों, पादपों एवं कवकों में बीजाणुओं का निर्माण पुंधानियों में होता है,
जो इनके शीर्षक भागों में बनती हैं, परिपक्व होने पर ये फट जाती हैं और इनके फटने से इनमें बनने वाले बीजाणु हैं ये फैल जाते हैं और ये अनुकूल परिस्थितियां जल, वायु, नमी आदि मिलने के पश्चात अंकुरित होकर नए पादपों के रूप में विकसित हो जाते हैं, नए जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस विधि को बीजाणु द्वारा एलैंगिक जनन कहा जाता है। यहाँ पर जो बीजाणु की बात करते हैं तो कुछ पादपों में जो बीजाणु हैं यह किस किस तरह के हो सकते हैं ये तो आप क्लियरली समझेंगे, ये एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन अंतर कहां पे आता है, कुछ पादपों में ये पक्षमाभ युक्त होती हैं, कुछ में ये पक्षमाभ रहित होते हैं। यानी पक्षमाभ जो मूवमेंट में, जो गति में काम आते हैं वो कुछ बीजाणुओं में पाए जाते हैं और कुछ में ये नहीं पाए जाते हैं। यहाँ जो बीजाणु पक्षमान युक्त हैं वे गतिशील होते हैं, वे चलायमान होते हैं और जिनमें पक्षमान नहीं पाई जाती वे अगतिशील होते हैं, अर्थात वे गति नहीं कर सकते। जो गति कर सकते हैं उन्हें चल बीजाणु कहा जाता है और जो गति नहीं कर सकते उन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। यहाँ चल बीजाणु जो हैं ये क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु पाए जाते हैं जो पक्षमान युक्त होने के कारण गतिशील होते हैं। लेकिन जो यूरोथ्रिक्स है इसमें बीजाणु हैं वे पक्षमान रहित होते हैं जिसके कारण उन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है और दोनों ही प्रकार के बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की है, वो है क्या कि कुछ कवक हैं ऐसे जिनमें बीजाणु नहीं बनते। तो उनमें एलैंगिक जनन कैसे होगा? उनमें बीजाणुओं के स्थान पर बीजाणु समरूप दिखने वाले संरचनाएं बनती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कोनिडिया। तो यही कोनिडिया द्वारा उनमें एलैंगिक जनन होता है। एलैंगिक जनन, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम कवक है, इसके अंदर बीजाणु नहीं बनते, क्या बनते हैं? कोनिडिया। तो छोटा प्रश्न बनता है पेनिसिलियम में एलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? हम कहेंगे पेनिसिलियम में एलैंगिक जनन कोनिडिया के माध्यम से होता है। यहाँ ये भी इनके शीर्ष भागों पर बनती हैं, जिनमें बनती हैं उनको कोनिडियम धर कहते हैं। ये पेनिसिलियम कवक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ अब देखिए
ये पेनिसिलियम कवक का डायग्राम है। इस पेनिसिलियम में आप इस शीर्ष भागों पर जो संरचनाएं देख रहे हैं ये क्या है? कोनिडिया है। और इन्हीं कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम में एलएमई जनन होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर बीजाणुओं के द्वारा एलएमई जनन को समझा है। अब हम समझने वाले हैं खंडन विधि द्वारा एलएमई के जनन। प्यारे विद्यार्थियों, आज भी बहुत से जगह पे खंडन और विखंडन को सेम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है जिसे आज आप सभी समझेंगे। खंडन विधि द्वारा एलएमई जनन। Asexual reproduction by fragment method। देखिए, खंड का मतलब भी टूटना ही होता है और विखंडन का मतलब भी टूटना होता है, लेकिन अंतर क्या है? जब जनक का शरीर, जब जनक जीव का शरीर टूटे, दो या दो से अधिक भागों में टूटे, लेकिन ये टूटने वाले जो भाग हैं, टूटने वाले विभिन्न जो भाग हैं, ये कैसे हैं? समान आपात वाले हैं या असमान आपात वाले हैं? यदि ये सभी खंड कैसे हों? समान आपात वाले हों, समान आकार वाले हों, तब तो इसे कहेंगे विखंडन। और जब ये कह दूं मैं कि ये कैसे हैं? असमान आमाप वाले या असमान आकार वाले, और प्रत्येक खंड से क्या हो? नया जीव विकसित हो जाए, तो इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंट मीन्स विखंडन, सॉरी खंडन। एलएमई जनन की वह विधि जिसमें किसी जनक जीव का शरीर दो या दो से अधिक असमान आमाप वाले, असमान आकार वाले खंडों में टूट जाता है और इन खंडों से नए जीव का विकास होता है, तो इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? खंडन विधि कहा जाता है। खंडन विधि के द्वारा, खंडन विधि के द्वारा एलएमई जनन को आप समझ पाए हैं, उम्मीद करते हैं।